नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से आज की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। 23 जनवरी को मनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। 2021 में घोषित हुआ था पराक्रम दिवस। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे बोस। चार्जशीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है चार्जशीट, सीआरपीसी में किया गया है परिभाषित। और HAB को स्पॉट करने में नासा देगा अवार्ड। मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं एल्गिल ब्लूम। पानी के रंग में आती है तब्दीली। चलिए खबरों की शुरुआत करें। उससे पहले एक बार फिर बता दूं मैं कि अगर आप इस बुलेटिन को PDF फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी PDF रोजाना मिलती है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के तौर पर मनाई जाती है। इस मौके पर उनकी याद में बनाए जा रहे नेशनल मेमोरियल के मॉडल का भी अनावरण किया गया। गौरतलब है कि अंडमान निकोबार स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर नेशनल मेमोरियल का निर्माण किया जा रहा है। साल 2018 में सरकार ने अंडमान स्थित रॉस आइलैंड का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया था। साथ ही नील आइलैंड को शहीद द्वीप और हैवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप नाम दिया गया था। आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। साल 1920 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर किया। उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु माना। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता के मकसद को पूरा करने के लिए इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वे जेल भी गए। उन्होंने 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। साल 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए उन्हें फिर से चुना गया। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 4 जुलाई 1943 को वे सिंगापुर पहुंचे, जहां पर रास बिहारी बोस द्वारा पहले से ही देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाया जा रहा था। उन्होंने INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी को 3 डिवीजन में संगठित किया। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आजाद हिंद फौज की प्रोविजनल गवर्नमेंट का गठन किया। यहीं पर उन्होंने चलो दिल्ली का नारा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे के लिए भी जाना जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट्स को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कोर्ट के मुताबिक चार्जशीट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं होती। इनका फ्री पब्लिक एक्सेस CRPC के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। साथ ही दोषी, पीड़ित और जांच एजेंसियों के अधिकार भी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। दरअसल चार्जशीट CRPC की धारा 173 में परिभाषित है। ये फाइनल रिपोर्ट होती हैं जिसे पुलिस ऑफिसर या फिर जांच एजेंसियों द्वारा किसी मामले की पूरी जांच के बाद तैयार किया जाता है। चार्जशीट तैयार होने के बाद संबंधित पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज इसे मजिस्ट्रेट को भेजता है। मजिस्ट्रेट के पास चार्जशीट में दर्ज अपराधों पर नोटिस लेने की शक्ति होती है। चार्जशीट में मामले से जुड़ी हर छोटी से छोटी जरूरी सूचना दर्ज की जाती है, जैसे अरेस्टिंग कब हुई, कस्टडी में कब लिया गया, किए गए अपराध और लिए गए एक्शन से जुड़े सभी सवालों के जवाब भी चार्जशीट में होते हैं। चार्जशीट को दोषी के खिलाफ 60 से 90 दिनों के भीतर दायर करना जरूरी है। प्रेस्क्राइब समय सीमा के भीतर चार्जशीट दायर न होने पर दोषी को जमानत मिल सकती है। आपको बता दें कि FIR और चार्जशीट 2 अलग अलग रिपोर्ट्स होती हैं। FIR किसी मामले में लिखी गई पहली रिपोर्ट होती है, वहीं चार्जशीट को पूरे मामले की जांच के बाद दायर किया जाता है। FIR का जिक्र IPC या CRPC के बजाय पुलिस रूल्स में किया गया है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2021 में UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करते हैं। सवाल पूछा गया था कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को संबंधित पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और नहीं दो। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल दो। CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रैंडम ड्रग सैंपल टेस्ट के दौरान 70 दवाओं को गुणवत्ता के टेस्ट में फेल कर दिया है। इन सैंपल्स में ओडिशा ड्रग एंड केमिकल द्वारा निर्मित पैरासिटामोल और ग्लैक्सोस्मिथ फार्मास्यूटिकल्स की बेटनोवेट सी स्किन क्रीम के सैंपल्स भी शामिल हैं।
CDSCO ने इन सैंपल्स को NSQ यानी नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित किया है। गौरतलब है कि CDSCO नई दिल्ली स्थित एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। CDSCO केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के तहत काम करता है। इसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के नियमन की शक्तियां ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 से मिली है। इस एक्ट के तहत CDSCO को कई काम भी सौंपे गए हैं। इनमें दवाओं का अप्रूवल, क्लिनिकल ट्रायल, दवाओं के लिए स्टैंडर्ड, आयात की जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण इत्यादि शामिल है। इसके अलावा CDSCO कुछ क्रिटिकल दवाओं जैसे कि वैक्सीन, ब्लड प्रोडक्ट आदि की लाइसेंसिंग के लिए भी जिम्मेदार है। साथ ही किसी दवा या फिर कॉस्मेटिक्स पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति भी इस संस्था के पास है। CDSCO के प्रमुख ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। वर्तमान में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया VG सोमानी हैं। नासा ने HAB यानी हार्मफुल एल्गल ब्लूम को स्पॉट करने पर $30,000 का इनाम रखा है। HAB को सैटेलाइट इमेज के जरिए स्पॉट करना होगा। नासा ने इसे टिक टिक ब्लूम नाम दिया है। इस कंपटीशन में भाग लेने वालों को सैटेलाइट इमेज के जरिए इनलैंड वाटर बॉडीज में साइनोबैक्टीरिया ब्लूम की पहचान करनी होगी। गौरतलब है कि साइनोबैक्टीरिया ब्लूम HAB का एक प्रकार होता है। इनलैंड वाटर बॉडीज इंसानों और मरीन लाइफ के लिए जरूरी सेवाएं मुहैया कराती हैं। इनसे पीने का पानी, आर्थिक अवसर और मरीन एनिमल्स के लिए हैबिटेट हासिल होते हैं। एल्गल ब्लूम्स इन बॉडीज में सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन को ब्लॉक करके जहरीले तत्व उत्पन्न करते हैं। आपको बता दें कि साफ पानी में एल्गी की बहुत तेज ग्रोथ को एल्गल ब्लूम कहते हैं। ये पानी की सतह पर तेजी से उगकर पूरे पानी को ब्लॉक कर देते हैं। इससे पानी का रंग हरा, लाल, नीला कुछ भी हो सकता है। ये एल्गी के रंग पर निर्भर करता है। एल्गी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि जलीय पर्यावरण में रहता है। ये अपने लिए ऊर्जा का उत्पादन पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही करते हैं। जलीय निकायों में एल्गी का पाया जाना एक सामान्य बात है। हालांकि इनमें से कुछ एल्गी जहरीले तत्व भी उत्पन्न करते हैं। एल्गल ब्लूम के लिए इनकी तेज ग्रोथ जिम्मेदार है जो कि पानी का तापमान बढ़ने, पोषक तत्वों की मात्रा इत्यादि से होती है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस राज्य में हुआ था? पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा या फिर त्रिपुरा? अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्जशीट दायर करने की जिम्मेदारी संबंधित न्यायालय की होती है। चार्जशीट 60 से 90 दिनों के भीतर दायर की जाती है। चार्जशीट को CRPC में परिभाषित किया गया है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए अब जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर गुजरात? इसका सही जवाब है विकल्प ए, तेलंगाना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सेंटर की स्थापना हैदराबाद में की जाएगी। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में जारी की गई थी। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नेल्सन मंडेला थे। संसदीय संकुल परियोजना सांसदों की देश के बाहर ट्रेनिंग से संबंधित है। कूट के जरिए सही उत्तर चुनना था। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर केवल 3? इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल पहला कथन सही है, दूसरा और तीसरा कथन गलत है। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खान थे। वहीं संसदीय संकुल परियोजना ग्रामीण आदिवासियों के कौशल से जुड़ी है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताइएगा। और स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके इस्तेमाल की आपके लिए बहुत सारे उपयोगी कार्यक्रम इस पर लगातार आते रहते हैं। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।